हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर व यूनियन पार्लियामेंट के बारे में। अगर हमारे भारतीय संसद को देखें तो यहाँ पर दो सदन देखने को मिलता है, जिसके वजह से उसको बाई कैमरा लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। एक तरफ है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेट लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक तरफ है लोकसभा, जो कि पीपुल हाउस, जो कि नागरिक के द्वारा चुने गए लोगों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उसको पीपुल हाउस भी बोलते हैं। अगर फ्रेंड हमें कोई पूछता है कि हमारे पार्लियामेंट किस किन चीज़ों से बना होता है, तो हमें जवाब में ये देना है कि हमारा पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बना होता है। एक है राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और एक होता है लोकसभा, जो कि हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, जो कि हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है मगर वो एक इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसके बारे में हमारे संविधानिक धारा आर्टिकल नंबर 79 में मेंशन किया गया है। अगर फ्रेंड पार्लियामेंट में बोले जाने वाले भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी भाषा बहुत ही प्रचलित है। कोई भी प्रशासनिक काम हो व डिबेट डिस्कशन हो तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम एक तरफा देखें तो इंडियन पार्लियामेंट में ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी भाषा ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी प्रोविज़न है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को अपने मदर टंग में बोलने का भी अनुमति दिया जाता है। अगर हम फ्रेंड दोनों सदन में से सबसे पहला सदन, जो कि है राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलने का रीज़न ये है कि क्योंकि वो स्टेट लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको अपर चैम्बर भी बोला जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड तो उसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा के मेंबर सब एकत्रित होकर अपने सभा में बैठकर वहाँ पर डिबेट डिस्कशन कब किए थे? 3 अप्रैल 1952 को। अगर हम राज्यसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जहां से 238 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अगर हम बात करें 238 मेंबर जिनको इनडायरेक्टली चुना जाता है, कहां से? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। और उनमें से जो 12 मेंबर होते हैं तो 12 मेंबर को क्या करते हैं? प्रेसिडेंट अपने योग्यता के चलते हुए उनको आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस से गिने चुने लोगों को अपने प्रतिभा को चलते हुए उनको चुना जाता है और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। अगर हम इन टोटल बात करें तो राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में हमारे आर्टिकल नंबर 80 में मेंशन किया गया है। फ्रेंड अभी हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जो अभी मैं तथ्य दूंगा वो 2020 से पहले जो रिप्रेजेंटेशन भेजा जाता था यूनियन टेरिटरी के द्वारा, उसके ऊपर ही आधारित होगा। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली और पुडुचेरी एकमात्र जो दो यूनियन टेरिटरी है जहां से मेंबर्स राज्यसभा को भेजा जाता है। अगर हम बात करें दिल्ली तो दिल्ली से 3 मेंबर और पुडुचेरी से 1 मेंबर राज्यसभा को भेजा जाता है, जो कि 2020 से पहले होता था। अगर हम बात करें 2020 से अभी से क्या सिस्टम लागू होगा उसके बारे में हम आगे जाकर वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि यूनियन टेरिटरी से भी रिप्रेजेंटेशन जाते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो दिल्ली से ही ज़्यादातर 3 राज्यसभा मेंबर जाते हैं। अभी फ्रेंड हम राज्यसभा के संसदीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम देखें राज्यसभा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने पॉपुलेशन के बेसिस पर ही चुने जाते हैं। जिस राज्य में जितने ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव उस राज्य से भेजा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में तो बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके चलते हुए वहाँ पर लगभग 31 रिप्रेजेंटेटिव चुनकर राज्यसभा को जाते हैं। 27 डेलीगेट हम बोल सकते हैं। ऑन टोटल 27 मैक्सिमम होता है, 27 से 31 हम बोल पाएंगे। अगर फ्रेंड हम हमारे राज्य उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा से 10 राज्यसभा मेंबर चुनकर जाते हैं। वैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, 7 सिस्टर के बारे में, तो उनके राज्यों में से एक एक ही प्रतिनिधित्व चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के बारे में तो यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर और बाकी जितने भी बचे यूनियन टेरिटरी से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं जाते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली से तो दिल्ली से 3 मेंबर जाते हैं और पुडुचेरी से एक ही मेंबर राज्यसभा को चुनकर जाते हैं। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। तो राज्यसभा इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली मैनर में, क्योंकि वो स्टेट के प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसलिए स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा ही चुना जाता है। तो स्टेट के लेजिस्लेचर में जितने सारे मेंबर होते हैं एमएलए, तो वो एमएलए जब वोट देते हैं एक राज्यसभा कैंडिडेट के, तभी जाकर वो राज्यसभा में जाकर अपना योगदान दे पाता है। अगर हम उनके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें इलेक्शन मेथड के बारे में बात करें तो राज्यसभा के मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से चुने जाते हैं।
अगर हम फ्रेंड बात करेंगे करेंटली स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा के बारे में, तो वर्तमान 245 मेंबर हैं। आउट ऑफ दिस 229 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड 4 मेंबर आर रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरी एंड 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें अभी का वर्तमान के सिचुएशन के बारे में, अभी टोटल 245 मेंबर हैं, उनमें से 229 मेंबर कहाँ स्टेट से चुने जाते हैं और 4 मेंबर जो कि यूनियन टेरिटरी, जो मैं बोला था, दिल्ली और पुडुचेरी से चुनकर आते हैं, और 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अगर हम फ्रेंड बात करें राज्यसभा के टेन्योरशिप के बारे में, तो राज्यसभा को परमानेंट बॉडी बोला जाता है क्योंकि वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। वैसे अगर हम बात करें लोकसभा, जो कि हर 5 साल में बदलता रहता है, नया सरकार के साथ साथ नया प्रतिनिधि आते रहते हैं, मगर यहाँ पर अलग होता है। जितने भी सारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं और प्रति 2 वर्ष में 1/3 मेंबर अपने पोजीशन से रिटायर होते रहते हैं। तो ये पूरा साल चलता रहता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, जिसके वजह से उसको परमानेंट बॉडी भी बोलते हैं। अगर हम फ्रेंड बात करें राज्यसभा के क्वालिफिकेशन के बारे में, जहां पर हमारे आर्टिकल नंबर 84 में उसको क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक जो भी व्यक्ति राज्यसभा कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार होगा वो क्या क्या सब क्वालिटी अपने भीतर समाहित कराएगा। पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र 30 साल से ऊपर होना चाहिए, और वो कोई भी प्रॉफिट वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो राज्यसभा मेंबर के लिए निर्वाचित होगा। अगर हम फ्रेंड बात करें लोकसभा, जो कि हैं लोअर चैम्बर, जिसको हम पीपुल हाउस भी बोलते हैं, तो पहला मीटिंग उसका कब आयोजन किया गया था, तो वो था 13 मई 1952 को। अभी हम वर्तमान करेंट लोकसभा के बारे में बात करें तो ये 16th लोकसभा है। अगर फ्रेंड हम लोकसभा के सेशन के बारे में बात करें तो लोकसभा में ज़्यादातर 3 सेशन बैठा जाता है। 3 सेशन में वो है, पहला बजट सेशन जो कि फरवरी से लेकर मई तक, दूसरा है मानसून सेशन जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक, और आखिर में आता है विंटर सेशन जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे लोकसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में। बीइंग ए पॉपुलर हाउस, द लोकसभा इज कम्पोज ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल बोथ फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी सारे मेंबर होते हैं लोकसभा के, तो वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब 31st अमेंडमेंट एक्ट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी मोर देन 545, out of which 525 are elected from state and 20% are to be elected from the union territory। तो अगर हम साफ साफ बोलें तो हमारे संवैधानिक धारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 31 में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए लोकसभा में। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल बोला गया है कि वहाँ पर 545 ही सीट होना चाहिए, जिसमें से 525 जो कि इलेक्टेड होते हैं कहाँ से, स्टेट से, और 20 होते हैं जो कि यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। वहाँ से क्या होता है, प्रेसिडेंट 2 ही मेंबर को ही नॉमिनेट कर पाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ही वहां पर वो जाते हैं। Till recently, the total number of elected Lok Sabha seat stand at 543. Out of this, seats 79 are reserved for scheduled caste and 40 seat have been reserved for ST। अगर हम बात करें तो कुल कितने मेंबर चुनकर जाते हैं वो है 543। अगर हम उनके टोटल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें तो वो 545 है। कैसे 543 चुनकर जाते हैं और 2 जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अगर हम सीट रिजर्वेशन के ऊपर बात करें तो कुल 120 सीट रिजर्व होता है हमारे माइनॉरिटी सेक्शन के लिए, जो है SC और ST के लिए। तो SC के लिए कितना सीट रिजर्व है, SC के लिए 79 सीट रिजर्व है और ST के लिए है 40 सीट रिजर्व है। तो ऑल टोटल अगर हम बात करें तो 543 से 120 सीट रिजर्व है हमारे SC और ST कम्युनिटी के लोगों के लिए ही। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे लोकसभा के टेन्योरशिप के बारे में। तो लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। 5 साल खत्म होने के बाद लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पुनर्बार री इलेक्शन होता है, वहाँ पर नया प्रतिनिधि आता है, नया सरकार का गठन होता है। एक बार क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने अपना टर्म को बढ़ा दिया था, जो कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल होता है ना, 5 साल से 6 साल तक वृद्धि हो गया था। कब हुआ था, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था। कब, 1975 से लेकर 1976। उस दौरान क्या हुआ था कि 5th लोकसभा को 6 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया था। किस तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत लोकसभा का टेन्योर 5 से लेकर 6 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसको फिर से रिड्यूस करके 5 साल पुनर्बार 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फिर से उसको रीगेन करके उसको फिर से 5 साल बना दिया गया।
अभी हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जिसके बारे में हमारे आर्टिकल नंबर 84 में मेंशन किया गया है कि क्या क्या सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके भीतर होना चाहिए, तभी जाकर वो पार्लियामेंट के एक मेंबर हो सकते हैं। पहले तो वो भारत के एक नागरिक होना चाहिए, उनका उम्र लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा के लिए वो उनका उम्र 30 साल से ऊपर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि वो कोई भी ऑफिस अपने भीतर समाहित नहीं करना चाहिए, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के भीतर हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के भीतर हो। और बहुत सारे भी ऐसे कंडीशन वहाँ पर हमारे आर्टिकल 84 में भी मेंशन किया गया है, जो कि हम अगर उसको देखें तो वहाँ पर और सब क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है कि एक मेंबर के भीतर और सब क्या होना चाहिए। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे बिल्स के ऊपर। तो बिल्स दो प्रकार के होते हैं, एक है मनी बिल और एक है ऑर्डिनरी बिल। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल, जो कि दोनों ही सदन में इक्वली इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, जहां पर दोनों के सदन के मेंबर के राय लिया जाता है। मगर मनी बिल जब आता है तो मनी बिल के लिए खाली लोकसभा को अप्रोच किया जाता है, जहाँ पर लोकसभा के मेंबर ही डिबेट डिस्कशन करके उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। After a money bill has been passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha for deliberation. Lok Sabha is given 14 days to make recommendation which can be accepted or not by the Lok Sabha. अगर हम बात करें मनी बिल जो कि लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, जो कि राज्यसभा में भेजा जाता है डेलिब्रेशन के लिए, उस दौरान क्या होता है कि राज्यसभा के मेंबर लोगों को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर वो कुछ भी रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कर सकते हैं, जो कि आइदर अगर लोकसभा में पहुंचता है तो लोकसभा के मेंबर उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये था एक प्रोविज़न। वैसे और एक प्रोविज़न के बारे में बात करें, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 111 में मेंशन किया गया है। अगर एक बार मनी बिल राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति उसको कोई भी पावर वहाँ पर अपना अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ पर उनको तुरंत ही हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वो कोई भी रिकमेंडेशन के लिए वो लोकसभा को पुनर्बार भेज भी नहीं सकते। तो एक बार मनी बिल राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो वो राष्ट्रपति उनके सिग्नेचर के बिना वापस नहीं लौटा। As soon as a new Lok Sabha is constituted, the president appoint a speaker pro term। तो अगर हम बात करें जहाँ जब तक नया लोकसभा नहीं बनकर रेडी हो जाता तब तक के लिए एक प्रो टर्म स्पीकर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का। अगर हम स्पीकर बोले तो स्पीकर को हेड ऑफ लोकसभा ही बोला जाता है। ही और सी इज इलेक्टेड फ्रॉम द अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा के मेंबर के भीतर से ही चुने जाते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंडक्ट द बिजनेस इन द हाउस। ए डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड द ऑफिशियल इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। तो जनरली यहाँ पर दो प्रकार के स्पीकर चुने जाते हैं, एक है लोकसभा का स्पीकर और एक है डिप्यूटी स्पीकर। लोकसभा और डिप्यूटी स्पीकर का अंतर ये होता है कि लोकसभा के स्पीकर अगर नहीं होंगे तो डिप्यूटी स्पीकर उस दौरान उन सेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोकसभा का जो स्पीकर का दायित्व होता है कि वो लोकसभा को ठीक से परिचालन करना और ठीक से उनका डिबेट डिस्कशन को सुनकर एक निर्णय देना। अभी हम देखेंगे फैक्ट अबाउट स्पीकर के बारे में। तो पहले स्पीकर थे जीवी मावलनकर, तो वैसे ही पहले डिप्यूटी स्पीकर थे एम.ए. आयंगर, वैसे ही लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर थे डॉक्टर बलराम झाकर, वैसे ही पहले स्पीकर जो कि अपने ऑफिस के दौरान उनका मृत्यु हुआ था वो थे जीएमसी बाल योगी। वैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन स्पीकर के बारे में वो थे मीरा कुमार। वैसे अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2019 तक जो कि एनडीए के स्पीकर थे सुमित्रा महाजन, और वर्तमान है ओम बिरला जो कि 2019 से स्पीकर के रूप में चुने गए हैं।